हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक में। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा जो है कि ज्योमेट्री का क्लास चल रहा था, जिसमें जो है कि फर्स्ट पार्ट हो चुका है। आज सेकंड पार्ट को देखने वाले हैं और इसमें जो है कि सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं कंसेप्ट वो देखेंगे आज एडजेसेंट एंगल का। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। जो मैं कल कराया था आप लोगों के लिए, तो लास्ट में जो कराया था आपका सप्लीमेंट्री एंगल करा दिया था कि जो समपूरक एंगल होता है वो कराया था, फिर कोटिपूरक एंगल जो है कि कराया था। आज जो पहला बात करने वाले हैं, सबसे पहला कंसेप्ट आता है वो आता है आपका एडजेसेंट एंगल का। एडजेसेंट एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं आसन्न कोण। क्या बोलेंगे? आसन्न कोण या संलग्न कोण। तो देखिए, आइए समझते हैं कि होता क्या है एडजेसेंट एंगल, इसको समझते हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि ये हमारे पास एक पॉइंट है। क्या है? एक पॉइंट है और यहां से हमने जो है कि दो रेखाखंड गुजार दिया। क्या किया? दो रेखाखंड गुजार दिए। ये हमारा वो पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा क्या है? बी पॉइंट है। ठीक, ये होती है हमारी वर्टेक्स। अगर वो पॉइंट की मैं बात करूं तो ये वर्टेक्स हो गया, यानी कि इसको शीर्ष बोलते हैं। ठीक, अब मैं कहूं इसी वो पॉइंट से एक और रेखाखंड, इनके जो बीचों बीच एक कॉमन लाइन गुजार दिया। क्या किया? एक कॉमन लाइन गुजार दिया। तो यहाँ पे जो है कि हमारा पॉइंट आ जाता है सी। ठीक, चीजें समझ में आ रही है? अब मैं कहूं कि कोण AOC के लिए हमने कोण नाम दिया 1 और BOC के लिए कोण नाम दिया हमने 2। ठीक, तो ये हो गया कोण 1 और ये हो गया कोण फर्स्ट। तो देखिए, आसन्न कोण के लिए जो कंडीशन होता है उसको समझिए आप लोग कि इसका कंडीशन क्या होता है। कंडीशन पहला ये तो कंडीशन होना चाहिए कि इनके बीच एक कॉमन क्या होना चाहिए? लाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन लाइन होना चाहिए। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि इनके बीच क्या होना चाहिए, कॉमन लाइन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ रेखा। क्या होनी चाहिए? उभयनिष्ठ रेखा। दूसरा क्या होना चाहिए? वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्टेक्स यहाँ पे दो नहीं, सिंगल होनी चाहिए वर्टेक्स, यानी कि वर्टेक्स क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, यानी कि शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए। ठीक, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। देखिए, एक चीज और आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। क्या आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एंगल और ये एंगल तो बराबर है? ये जरूरी नहीं है। देखिए, आप लोग भाषा का बिल्कुल सही प्रयोग करिएगा। ये जरूरी नहीं है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे तभी जो है एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक, तो मैंने ये नहीं कहा कि ये बराबर है। ठीक है, तो ये डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो है कि एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। इनके लिए ये रूल जो है कि ये कंडीशन जो है अगर फॉलो होता है तो वो एडजेसेंट एंगल होगा ही होगा। ठीक, चीजें क्लियर है? अब देखिए, मैं कहूं आप लोगों से कि क्या ये एडजेसेंट एंगल हो सकता है? मैं कहूं कि ये एंगल हमारा जो है L1 है और यहां से ये L2 है। क्या ये हमारा जो है कि एडजेसेंट एंगल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। ये एडजेसेंट एंगल नहीं हो सकता है। एडजेसेंट एंगल का क्या है कंडीशन ये है कि इसकी कॉमन लाइन होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे कॉमन लाइन तो दिख रही है, लेकिन वर्टेक्स कॉमन, क्या शीर्षाभिमुख भी कॉमन है, लेकिन जो एंगल है, जो ये लाइन है, क्या है? ये जो हमारी कॉमन लाइन है, ये लाइन के ऊपर भी एक एंगल बनना चाहिए और नीचे भी एक एंगल बनना चाहिए। तो ये जो है कि आपका एडजेसेंट एंगल होगा। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी आपका आ सकता है कि जो कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन के ऊपर भी एक एंगल बनना चाहिए और नीचे भी एक एंगल बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। अगर ये मिटा देता, मैं यहाँ से ये मिटा देता, तब ये एडजेसेंट एंगल हो जाता। लेकिन अगर ये पूरा जो है कि आपका दे दिया हुआ है, यहां मान लीजिए ये OA है और ये है आपका AB है और ये पॉइंट है आपका C। अब देखिए, AOB कोण AOB आपका दे दिया हुआ है कोण 2, तो कोण
ए और सी का कोई मतलब ही नहीं है ना, तो इसलिए जो है कि ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। यानी कि जो कॉमन लाइन के ऊपर होना चाहिए एक एंगल बनना चाहिए और नीचे भी एक एंगल बनना चाहिए, तभी वो एडजेसेंट एंगल होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं जो कंसेप्ट आता है वो क्या आता है। अब देखते हैं जो कोणों का रैखिक युग्म आता है वो आता है, कैसे आता है, कोणों का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको समझते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है। देखिए इन पे बेस्ट कंसेप्ट पे जो है कि क्वेश्चन भी मैं लास्ट में कराऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको इसका फायदा मिल सके और इसको आप लोग और आसानी भाषा में समझ सके कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो सपोज मान लीजिए हमारे पास जो है एक स्ट्रेट एंगल है, क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है, ये हमारा जो है कि ओ पॉइंट है। ठीक, एक लीनियर रेखा है और ये हमारा क्या है, ए पॉइंट है, और ये हमारा क्या है, बी पॉइंट है। हमने कहा इस पे हमने एक रेखाखंड खींच दिया, हमने कहा कि ये वाला एंगल हमारा x डिग्री है और ये पॉइंट सी है, और ये वाला एंगल क्या है, y डिग्री है। ठीक, तो एक ही बिंदु से बहुत सारी रेखाएं जो है कि हम गुजार सकते हैं, रेखाखंड को गुजार सकते हैं। ठीक, तो जब भी जो अगर मैं बात करूं कि किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे, ठीक, अगर एंगल दिया हुआ है कि ये एंगल हमारा, यहाँ पे मैं बात करूं AOC बराबर x डिग्री दिया है और कोण BOC इक्वल टू कितना दिया है, y डिग्री, तो इनका जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब बताइए कि ये जो लाइन है, ये अगर मैं बात करूं स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो सकती है, ये भी स्ट्रेट लाइन है आपकी। अगर मैं कहूं कि ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल है, इस पे भी एंगल बनाए जा सकते हैं। देखिए ये भी, अगर ये वो पॉइंट है और ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, यहाँ से भी बनाया जा सकता है एंगल, यहाँ से भी बनाया जा सकता है। ये एंगल मान लीजिए हमारा x डिग्री है, ये y डिग्री है और ये जो है z डिग्री है। तो इस रेखा पर बना ये जो एंगल होगा, इन सब का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। देखिए चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक, अब मैं कहूं कि इस पे निकालिए यहाँ से यहाँ तक, तो भी ये जितना एंगल होगा ये भी 180 डिग्री होगा, ये भी 180 डिग्री होगा। इस लाइन पे अगर देखें तो ये भी 180 डिग्री होगा। चीजें समझ रहे हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि मैंने यहाँ से एक रेखाखंड यहाँ गुजार दिया, ये वो पॉइंट है, ठीक, और ये हमने कहा ये x डिग्री है और ये क्या है, y डिग्री है। ठीक, तो इन दोनों का सम क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। बिल्कुल होगा। अब मैं कहूँ कि इसी रेखाखंड को हमने नीचे की ओर बढ़ा दिया, कोई दिक्कत, और मैंने कहा ये हमारा z डिग्री है। ठीक, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। x डिग्री प्लस z डिग्री इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। बिल्कुल होगा, क्योंकि इस रेखा की मैं बात कर रहा हूं, इस रेखाखंड पे बने जितने भी एंगल होंगे उन सबका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़े, चीजें समझ रहे हैं। कोणों का रैखिक युग्म ये था आपका कि एक ही पॉइंट पे, एक ही वर्टेक्स पर जो है कि गुजरने वाली लाइनों पे बना एंगल जो होता है वो आपका कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस पे अभी क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। सपोज देख ही लीजिए आप लोग, यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लीजिए, मैं बता देता हूँ नॉर्मली एक क्वेश्चन। देखिए सपोज मानिए कि ये हमारे पास एक रेखा है, ठीक, स्ट्रेट लाइन है। इस पे मैंने कहा कि ये वाला आपका एंगल जो है कि x डिग्री है, फिर ये मैंने कहा कि ये वाला एंगल जो है कि y डिग्री है या 2x डिग्री है। कितना है, 2x डिग्री है। और मैंने कहा कि ये वाला आपका 3x डिग्री है और ये वाला आपका 4x डिग्री है। तो ये हमारा O पॉइंट है और ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये C है और ये हमारा क्या है, D है और ये E है। अब मैं कहूँ कि यहाँ पे x का वैल्यू निकालिए कि x डिग्री कितना होगा।
x डिग्री का मान निकालिए। तो कैसे निकालेंगे आप लोग, सारे नंबरों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि सारे एंगल जो ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल, इन सब का सम कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के। क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल जो है कि कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि मैं कहूं कि x + 2x + 3x + 4x बराबर कितना है, 180 डिग्री। अब देखिए 4 3 7 7 2 9 1 10, x = 180 डिग्री, 10 से 10 कट गया, यानी कि x = 18 डिग्री आया। 18 डिग्री तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। ठीक, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन, जैसे अभी टेट वगैरह के पेपर में जो है कि इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट देखते हैं। अब अगला आता है हमारा शीर्षाभिमुख कोण। क्या आता है, शीर्षाभिमुख कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलेंगे, एंगल। ठीक, अब इसको समझते हैं कि क्या होता है ये वर्टिकली जो अपोजिट एंगल होता है, ये क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए हमने कहा कि हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या है, ये वो पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक, हमारे पास क्या है, दो प्रतिच्छेदन रेखा है जो ओ पॉइंट पे जो है कि आपका वर्टेक्स है, ओ पॉइंट पे क्या करती हैं, आपका इंटरसेक्ट करती हैं। जब वो पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती हैं तो हमने कहा कि ये हमारा OA है और ये हमारा क्या है, B है, और ये हमारा क्या है, C है, और ये हमारा जो है कि क्या है, D है। ठीक, अब मैं कहूँ कि ये वाला एंगल हमारा L1 है और कोण 1 है, और ये कोण 2 है, और ये कोण 3 है, और ये हमारा जो है कि कोण 4 है। अब शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है, देखिए शीर्षाभिमुख कोण वह होता है कि इसके सामने का जो एंगल होगा, क्या होगा, इसके सामने का जो एंगल होगा, ठीक, L1 = L3 हो जाएगा। यानी कि कोण 1 = क्या हो जाएगा, कोण 3, और कोण 2 = क्या हो जाएगा, कोण 4। यही आपका क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। यही आपका जो है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ठीक, चीजें समझ में आ रही हैं, बताइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से तो। ठीक है, यानी कि L1 क्या हो जाएगा, L3 के ये जो है कि आपका शीर्षाभिमुख कोण है, और L2 क्या हो जाएगा, L4 के बराबर। यही आपका शीर्षाभिमुख एंगल है। आगे बढ़े, अगला पॉइंट देखते हैं। इसी से संबंधित अगला पॉइंट भी आएगा, उसको भी आप लोगों को समझना है कि कैसे होती हैं चीजें वहां पे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा क्वेश्चन करने में, और क्वेश्चन सर्वाधिक मात्रा में वहीं से पूछे जाते हैं, तो उसको आप लोगों को ध्यान से देखना है। ठीक, अगला आता है दो रेखाओं के साथ तिर्यक रेखा द्वारा बनाया गया कोण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंगल मेड बाय ट्रांसवर्स लाइन। क्या, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्स लाइन विथ टू लाइन्स। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल मेड बाय ट्रांसवर्स लाइन विथ 2 लाइन्स, यानी कि दो रेखाओं के साथ तिर्यक रेखा द्वारा बनाया गया कोण। आइए समझते हैं। देखिए ये हमारा एक रेखा है और ये हमारा क्या है, एक रेखा है। इसको एक ट्रांसवर्स लाइन तिर्यक रेखा जो है कि इसने जो है कि इसको क्या करी, इंटरसेक्ट कर दी, यानी कि ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी।
हमने कहा कि ये वाला एंगल जो है कि हमारा 1 है और ये वाला 2 है और ये वाला क्या है 3 है और ये वाला क्या है 4 है, ठीक। और ये वाला क्या है 5 है और ये वाला कितना हो जाएगा 6 और ये वाला जो है कि 7 और ये वाला 8, ठीक। ये एंगल हो गए। हमने कहा हमारा ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है। देखिए सी डी लाइन है, मेरे कहने के अनुसार ए बी क्या होना चाहिए बराबर सी डी के होना चाहिए, पैरेलल सी डी के, यानी ए बी पैरेलल सी डी के बराबर होगा ही होगा। तभी जो है कि दो तिर्यक रेखाएं जो है कि एक जो है कि दो लाइनों को क्या करेगी इंटरसेक्ट करेगी और इंटरसेक्ट करने के बाद जो एंगल बनेंगे उस एंगल को देखते हैं। तो देखिए मैं कहूं कि इसमें सबसे पहले कौन से एंगल की अगर मैं बात करूं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की अगर मैं बात करूं, किसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की, यहां लिख देता हूं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की अगर मैं बात करूं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है आपका संगत कोण। क्या होता है संगत कोण। अब आप लोग बताइए कि इसमें संगत कोण कौन सा होगा, बताइए आप लोग संगत कोण कौन सा होगा। देखिए संगत कोण जो इस रेखा के ऊपर हो, क्या हो इस रेखा के ऊपर हो और इस रेखा के नीचे हो, यानी कि मैं कहूं कि इस रेखा यानी कि सीडी के ऊपर जो एंगल है हमारा कोण 5 और AB के ऊपर है कोण 1, ये क्या होंगे संगत कोण होंगे। तो कोण 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा कोण 5। अब मैं कहूं कि इसी रेखा पे कोण 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा कोण 6 हो जाएगा, कोण 2 इक्वल टू कोण 6। दूसरा अगर मैं बात करूं कि इसी रेखा पे कि कोण 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए कि कोण 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा कोण 7 हो जाएगा और कोण 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा कोण 8 हो जाएगा। कोण 4 इक्वल टू कोण 8 और कोण 3 इक्वल टू कोण 7, ये आपके क्या हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। बताइए चीजें समझ में आ रही हैं। देखिए इसी पे बेस्ट क्वेश्चन भी हम कराएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन से आपको सर्वाधिक मात्रा में समझ में आएगा। समझ तो आप लोग यहाँ भी गए हैं क्योंकि आप लोग तो बहुत ज्यादा होशियार हैं, तो इसलिए जो है कि आसान हो जाती हैं चीजें। अब देखिए अब मैं बात करूंगा कि ये तो हो गई आपकी करस्पॉन्डिंग लाइन, ठीक। अब मैं बात करूं जो अल्टरनेटिव एंगल आते हैं, अल्टरनेटिव एंगल देखिए क्या होता है उसको समझिए। यहां पे लिख दूं अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव एंगल को बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं एकांतर कोण, इसको एकांतर कोण बोलते हैं। अब बताइए कि एकांतर कोण कौन सा होगा इसमें, ये फाइंड आउट करना है। क्या करना है ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है। एकांतर कोण जहां भी जेड बन रहा हो, क्या हो जहां भी जेड बन रहा है वह उसका एकांतर कोण हो जाएगा। अब मैं कहूं कि कोण 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा कोण 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा कोण 3। देखिए यहां पे जेड बन रहा है, ठीक। तो कोण 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा कोण 5, ये आपका एकांतर कोण। अब देखिए एक एकांतर कोण यहां भी बन रहा होगा, ठीक। कोण 2 इक्वल टू कोण 8, कोण 2 इक्वल टू कोण 8। देखिए यहां पे भी जेड बन रहा है, ठीक। चीजें समझ रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक। अब देखिए इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कहां पे बन रहे हैं, ये अंदर की तरफ बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं अंदर की तरफ बन रहे हैं। तो इस कोण को क्या बोल देंगे हम, क्या बोल देंगे इंटरनल अल्टरनेटिव एंगल। क्या बोल देंगे इंटरनल अल्टरनेटिव एंगल, इंटरनल अल्टरनेटिव एंगल, ठीक। अब देखिए इंटरनल अल्टरनेटिव एंगल है तो एक्सटर्नल अल्टरनेटिव एंगल भी होगा, बिल्कुल होगा। वो देखिए कैसे होगा, जैसे ये मैं कहूं कि इस जेड के जो है कि ऊपर बना एंगल क्या है, इस जेड के ऊपर का जो एंगल होगा, जैसे 4 एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, यानी कि जो एंगल हमारा 4 आएगा और एंगल 6 ये हो जाएगा। अब मैं कहूं कि यहाँ पे जो बना हुआ है एंगल यानी कि कोण 1 इक्वल टू कोण 7, यानी कि कोण 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा कोण 7, ये आपका क्या हो जाएगा एक्सटर्नल अल्टरनेटिव एंगल। क्या हो जाएगा एक्सटर्नल अल्टरनेटिव
इसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य, क्या बोलेंगे, बाह्य एकांतर कोण। क्या बोलेंगे, बाह्य एकांतर कोण। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। ठीक, बताइए चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो एक बार जो है कि हमें जो है कि कमेंट करके बोल सकते हैं कि हाँ सर चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत मजा आ रहा है देखने में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में जो अगला पॉइंट आता है वो क्या आता है, देखिए उसको बोलते हैं आपका क्रमागत अंतःकोण। क्या बोलेंगे, क्रमागत अंतःकोण। क्या होगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम, उसकी अगर बात करें तो बोलते हैं कंजक्यूटिव। क्या बोलेंगे, कंजक्यूटिव इंटरनल एंगल। क्या होता है कंजक्यूटिव इंटरनल एंगल, क्या होता है, क्रमागत अंतःकोण क्या होगा, उसको देखिए आप लोग समझिए कि क्या होगा। अब मैं कहूं कि जो एंगल हमारा ये 2 है और ये हमारा एंगल जो है कि 5 है, ये क्रमागत एंगल है। देखिए ये भी यहाँ पे भी है और ये भी यहाँ पे, तो ये क्रमागत रूप से हैं। जो अंदर की तरफ बनने वाले एंगल हैं वो क्या होते हैं, कोण 3 = कोण 8 हो जाएगा। ठीक, ये आपके क्या है, क्रमागत अंतःकोण है। तो यहाँ पे लिख सकता हूं, कभी भी क्रमागत अंतःकोणों का योग जो होता है वह होता है एक समपूरक एंगल। क्या होता है, एक समपूरक। तो यहाँ पे लिख सकता हूं कोण 2 + कोण 5 = 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पे इन दोनों एंगलों का योग जो होगा 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि इनका योगफल हमेशा जो है कि सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक, चीजें समझ में आ रही हैं? अब कैसे होता है, कुछ लोग तो कह दिए कि अरे ये तो होता है, कैसे होता है भैया, कैसे होता है? तो देखिए मैं बताता हूं कैसे होता है। अब मैं कहूं कि क्या ये कोण 1 = कोण 5 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कोण 1 = कोण 5 अभी मैंने बताया था कि कैसे हो सकता है, बताया था अभी मैंने, कैसे बताया था कि कोण 1 = कोण 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए ये जो है कि कोण 1 = कोण 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए कि अगर यहाँ पे 1 हटा के कोण क्या लिख दूं, 5 लिख दूं, तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही पॉइंट पे यानी कि एक ही वर्टेक्स पर बना जो एंगल होता है वो क्या होता है, उनका योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक, तो चीजें समझ में आ रही है। इसका उपयोग जो है कि आगे होगा, क्वेश्चन में होगा, जब होगा तो मैं आपको बताऊंगा वहां पे कि इसका उपयोग कैसे करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मैं कहूं कि जो यहाँ पे कोण 3 है, ठीक, तो कोण 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण 3 + कोण 8 बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, 180 डिग्री लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि कोण 4 = कोण 8, तो यहाँ 4 मिटा के कोण 8 लिख दूं, कोई दिक्कत, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल था। कोण 4 = कोण 8 आपका क्या है, एक करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है, इसलिए 8 के बराबर 4 के बराबर 8 लिख सकता हूं। तो कोण 3 + कोण 8 = कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। बड़ा ये चीजें समझ में आ रही हैं, आगे बढ़े। अगला जो कंसेप्ट आता है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहां से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो देखिए यहां पे होता है आपका 3 समानांतर रेखा को 2 प्रतिच्छेद रेखा काटती हैं। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इफ टू क्या ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन। ठीक, जब दो जो है कि ट्रांसवर्स लाइन जो है कि 3 पैरेलल लाइन को, यहां पे 3 होगा, 2 नहीं 3 पैरेलल लाइन लिख देता हूं। 3 पैरेलल लाइन
को जब ये काटती हैं, तीन समानांतर रेखाओं को दो प्रतिच्छेदन रेखा काटती हैं, तो उसके लिए क्या कंसेप्ट आता है उसको देखिए। ये हमने कहा ये ए बी लाइन है, ठीक, ये हमारा से है सी डी लाइन, और ये लाइन है हमारा ई एफ, ठीक। इसके लिए दो पैरेलल लाइन जो है कि क्या करती हैं, काटती हैं। तो मैं कहूँ कि ये जो है कि दो ट्रांसवर्स लाइन को इंटरसेक्ट कर दी। जब इंटरसेक्ट कर दी तो ये जब पैरेलल है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक। अब देखिए इसके लिए कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को समझना है बहुत धीर गंभीर से। तो देखिए कंसेप्ट मैं कहूँ कि ए सी, क्या, ए सी अपॉन सी लिख सकता हूं, इक्वल टू लिख सकता हूं बी डी अपॉन डी एफ। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अगला जो पहला ये हो गया, इस तरीके से लिख सकता हूं। दूसरा क्या लिख सकता हूं, मैं कहूं कि ए सी लिख दूं, ए सी अपॉन ए ई लिख दूं, इक्वल टू यहां से लिख दूं बी डी अपॉन बी एफ, बी डी अपॉन बी एफ लिख दूं, कोई दिक्कत? अब तीसरा जो है कि तीसरा क्या लिख दूं, इसको लिख सकता हूं सी अपॉन, क्या लिख सकता हूं, ए ई लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? बराबर डी अपॉन क्या लिख सकता हूं, बीई, कोई दिक्कत? ये तीनों में, तो ये तीनों कंसेप्ट जो है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन बनता है। जब क्वेश्चन बनेगा तो मैं चीजों को क्लियर कराऊंगा, और जब क्वेश्चन कराऊंगा तो एक एक चीज मैं क्लियर कर दूंगा कि ये कंसेप्ट कैसे लागू होता है, ठीक। अब इनमें बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पर जो है कि एक ओ पॉइंट है जो वर्टेक्स है, क्या है, वर्टेक्स है, ओ पॉइंट ये है, और इस पे जो है कि ये हमारा जो है कि ए है पॉइंट, और ये बी है, और ये एंगल दिया हुआ है आपका y डिग्री, और ये एंगल दिया हुआ है आपका x डिग्री, क्या दिया हुआ है, x डिग्री, और ये जो पॉइंट है आपका C है। तो पूछा है कि AOC, कहा है कि कोण AOC इक्वल टू x डिग्री और कोण आपका BOC इक्वल टू y डिग्री। तो बोला है कि R इन ए लीनियर पेयर, ये जो है कि R इन ए लीनियर पेयर में है, यानी कि रैखिक कोण युग्म बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रैखिक कोण युग्म बनाते हैं, रैखिक कोण युग्म बनाते हैं। तो पूछा है कि x और y का मान निकालना है, जो x डिग्री बराबर वाट और y डिग्री बराबर वाट, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पे मैंने क्वेश्चन भी कराए हैं आप लोगों के लिए। तो मैंने कहा कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर यानी कि रैखिक कोणीय युग्म जो होता है वह हमेशा कितना होता है, x प्लस वाई डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक। अब बोला है इसमें एक वैल्यू भी दी हुई है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि x डिग्री माइनस वाई डिग्री बराबर 80 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, इन दोनों का अंतर जो है कि इन कोणों का अंतर दिया हुआ है 80 डिग्री। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए x माइनस वाई डिग्री बराबर 80 डिग्री, इसको फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा 2, और इसको कैसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा 260, तो x इक्वल टू 130 डिग्री ये हो गया। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। 130 x आ गया ये, तो ये टोटल 180 होता है, 130 घटा देंगे तो 50 डिग्री बच जाएगा। इसको आप लोग सीधे सीधे एक सिंपल मेथड से कर सकते हैं कि अगर इनका योगफल दिया हुआ है तो 180 प्लस 80 जोड़ के बाई 2, तो ये एक एंगल निकल जाएगा, और एक एंगल 180 माइनस 80 अपॉन 2 तो निकल जाएगा, बताइए यहाँ से 50 आ जाएगा, 180 में से 80 घटेगा 100 अपन 2 50, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 130। बताइए कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक हमारा स्ट्रेट लाइन है, ठीक। इस स्ट्रेट लाइन पे मैंने कहा कि ये हमारा ए पॉइंट है
और ये हमारा O पॉइंट है और ये हमारा क्या है B पॉइंट है। इस पे दिया हुआ है कि ये हमारा जो है कि 90 डिग्री है और यहाँ से एक रेखा जो है कि गुजरी है, क्या हुआ है, एक रेखा गुजरी है और इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये दिया हुआ है आपका ए दिया हुआ है और ये है आपका सी दिया हुआ है और मैं बात करूं तो दिया हुआ है कि कोण, ये सपोज मान लीजिए कि हमारे पास डी पॉइंट है और ये हमारा ई पॉइंट है और ये जो है कि एफ पॉइंट है। ठीक, तो दिया हुआ है बी ओ डी, क्या दिया हुआ है, बी ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है और दिया हुआ है कि ए रेशियो सी बराबर दिया हुआ है आपका 2:3 दिया हुआ है। तो ये वाला जो एंगल है ये बी दिया हुआ है, तो ये बी फाइंड करना है कि ये बी क्या होगा, बी बराबर वाट निकाल के दिखाना है कि बी बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन है, इसमें ए और सी का अनुपात दिए रखा है 2:3 है और आपका कोण ए और डी दिया हुआ है 90 डिग्री है, तो कोण बी का वैल्यू निकालना है कि कैसे फाइंड आउट होगा। तो देखिए कैसे फाइंड आउट होगा इसको, मैं कहूं कि इस रेखा पे मैं कहूं कि इस वाले रेखा पे अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा बताइए, कोण ए प्लस कोण सी। अब मैं कहूं कि यहाँ कोण ए रेशियो सी दिया हुआ है तो इसको 2x मान लूं और इसको 3x मान लूं, तो ये देखिए 2x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 3 दूनी 5 यानी कि 5x प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा 180, यानी कि x बराबर कितना हो गया आपका 90 डिग्री, ये 90 उधर जाएगा तो क्या होगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 5, ये कट जाएगा 18 डिग्री बार में, यानी कि ये हो जाएगा 18 डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। जब ये 18 डिग्री आ गया तो ये बताइए कि 18 दूना ये 36 डिग्री हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 54 डिग्री हो जाएगा। किसी को कोई डाउट, 54 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए बी और सी यहाँ पे दे रखा है, इस वाले रेखा पे दिया हुआ है, तो बी और सी कितना हो जाएगा आपका, यानी कि C प्लस बी की बात करूंगा तो ये भी 180 डिग्री हो गया और C का वैल्यू आ चुका है आपका 54, तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस 54 यानी 126 डिग्री जो है कि आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 126 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चीजें समझ में आ रही हैं, आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन आता है, उसको देखिए आप लोग कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक दिख रहा है आप लोगों को, दो इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन में ये वाला एंगल आपका दिया हुआ है A और ये वाला एंगल दिया हुआ है आपका 2C और ये वाला एंगल दिया हुआ है आपका 4B और ये वाला एंगल दिया हुआ है आपका जो है, इसमें दो एंगल दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है आपका B और ये दिया हुआ है 75 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कोण, ये हमारा O पॉइंट है, क्या है O, और ये है A, ये है आपका B, ये है C और ये है D और ये है E। अब इसमें दिया हुआ है कि COD इक्वल टू दिया हुआ है 75 डिग्री। ठीक, COD इक्वल टू दिया हुआ है 75 डिग्री, तो पूछा है A इक्वल टू वाट और B इक्वल टू वाट और C इक्वल टू वाट। ये तीनों फाइंड आउट करने हैं कि इन तीनों का वैल्यू क्या होगा। दिख रहा है आप लोगों को अच्छी तरीके से, बताइए क्या होगा इसका वैल्यू, आप लोग बताइए, आप लोग करके भी हमें कमेंट कर सकते हैं इसको बिल्कुल। अब देखिए मैं कहूं कि हमारे पास तो दिया हुआ है, अब मैं इस पे देखूं या इस पे देखूं तो इन सब का यहां से लेकर यहां तक सम इस रेखा पे, ये थोड़ी सीधी बना दूं, ठीक, इस पे क्या है, ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। जब लीनियर पेयर बना रहे हैं तो A प्लस B प्लस 75 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री।
अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस बी इजकल टू 105 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। a प्लस बी इजकल टू कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। अब देखिए मैं इस रेखा पे देखूं, b और e वाले लाइन पे देखूं, तो ये वाले मिलकर क्या बनाएंगे, ये आपके मिलकर क्या बनाएंगे, ये भी एक लीनियर पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख दूं 4b प्लस बी इजकल टू 4b प्लस बी प्लस 75 इजकल टू 180 डिग्री। बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, देखिए 4b प्लस 75 प्लस b, ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, आपके 180 डिग्री बनाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5b हो जाएगा, यानी कि 5b इजकल टू 180 माइनस 75, डायरेक्ट 105 लिख देता हूं। अब देखिए b इजकल टू क्या हो जाएगा, 21 डिग्री हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 2 जा और 5 1 जाए, 21 डिग्री। देखिए b तो फाइंड हो गया कि हमारा 21 डिग्री आ गया, ठीक। जब b फाइंड हो गया तो यहाँ से a भी फाइंड हो जाएगा, a कितना हो जाएगा, तो a बराबर 105 माइनस 21 डिग्री, तो ये 4 और 84 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा आपका 84 डिग्री। जब ये 84 डिग्री हो गया b और c, तो आपको पता है कि c भी फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे होगा, एक चीज देखिए, इसकी अगर मैं बात करूं इसी रेखा पे, तो इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, यानी कि 2c प्लस a का योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो a का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 84 डिग्री, तो 2c बराबर 180 माइनस 84। जब ये करेंगे तो 6 और 9 बच जाएगा इजकल टू 2c, 2 से कट जाएगा 48 बार में, तो c इजकल टू कितना आ गया, 48 डिग्री, यानी कि c इजकल टू कितना हो गया, 48 डिग्री। ठीक, बताइए किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, आगे बढ़े। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आता है वो देखिए कि आपका दो पैरेलल लाइन है, क्या है, दो पैरेलल लाइन, तीन पैरेलल लाइन है हमारे पास, उसको एक इंटरसेक्टिंग लाइन द्वारा काटी जाती है। एक ट्रांसवर्स लाइन उसको क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, एक तिर्यक रेखा उसको इंटरसेक्ट करती है। ये हमारा ए है और ये बी पॉइंट है और ये सी है और ये डी है और ये ई है और ये एफ है। ये तीनों क्या है, पैरेलल है आपस में। ए बी इजकल टू ए बी पैरेलल सी डी, पैरेलल क्या है, ई डी ई एफ। ठीक, ये पैरेलल है। अब दिया हुआ है कि ये वाला दिया हुआ है ए, ठीक, और ये वाला एंगल दिया हुआ है आपका 3x, सॉरी ये वाला एंगल बी दिया हुआ है और ये वाला एंगल आपका दिया हुआ है सी। क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। और बोला है कि ये मैंने बता दिया कि सब पैरेलल हैं और दिया हुआ है इसमें आपका b रेशियो सी इजकल टू 3:7 दिया हुआ है। ठीक, इतना दिया हुआ है। तो पूछा है a की वैल्यू क्या होगी, a का मान निकालना है कि क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपका कि तीन जो है कि पैरेलल लाइन है, इसको जो है कि एक ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करती है। जब एक ट्रांसवर्स लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है तो इसमें कोण दिया हुआ है, कोण B और C का रेशियो दिया हुआ है, कोण A फाइंड करना है। हम इसको क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, 3x इसको कर लें और इसको क्या कर लें, 7x कर लें। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। यानी कि ये हो गया आपका 3x और ये कितना हो गया 7x। अब बताइए, एक चीज मैंने आप लोगों को बताया था कि कोण A बराबर क्या होता है, कोण C हो जाएगा या नहीं होगा। कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण C हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, आपके इंटरनल अल्टरनेटिव एंगल है। क्या है, एकांतर कोण है, इंटरनल अल्टरनेटिव एंगल है, एकांतर कोण है। तो जब एकांतर कोण है तो एक कोण A इक्वल टू कोण C हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे लिख सकता हूं कि B रेशियो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 3:7, यानी कि 3x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका 7x। अब कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। जब ये भी 7x आ गया तो एक चीज बताइए आप लोग कि 3x और 7x और प्लस 3x इक्वल टू कितना होता है, आप लोगों को पता होगी कितना, 180 डिग्री। क्योंकि जो
अल्टरनेटिव एंगल होता है उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। मैं कंसेप्ट में बता चुका हूं। तो 7 3 10 इक्वल टू 180 डिग्री। अब 0 से 0 कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ गया 18 डिग्री। बताइए किसी को कोई डाउट? अब देखिए a का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 7x, तो 7 × 18 कितना हो जाएगा 126 डिग्री। तो ये बताइए कितना हो गया, ये यहाँ पे हो गया 126 डिग्री। किसी को कोई डाउट? 126 डिग्री। ठीक, आगे बढ़े। ठीक, अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन आता है कि जब तीन पैरेलल लाइन को दो ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके लिए क्वेश्चन बनता है। मैंने कंसेप्ट करा दिया था। ये हमारे पास क्या है कि पैरेलल लाइन है, ठीक, और इसको दो जो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, और ये जी है, ये एच है। ठीक, अब मैं बात करूं कि जब दो इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पे आपका ए बी पैरेलल, सी डी पैरेलल, ई एफ पैरेलल क्या है जी एच के, ये सारे जो है कि एक दूसरे से पैरेलल है। तो मैंने बताया था आप लोगों के लिए। और यहाँ वैल्यू दे रखा है ए सी इक्वल टू दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है आपका 60 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है आपका 50 सेंटीमीटर। तो पूछा हुआ है इसमें आपका मान कि BD का मान क्या होगा। इस BD का मान पूछा है कि क्या होगा, यानी कि BD इक्वल टू व्हाट, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि BD इक्वल टू क्या होगा। और जबकि यहाँ पे वैल्यू दे रखा है BH इक्वल टू दिया है 300 सेंटीमीटर, ये दे रखा है BH इक्वल टू कितना दे रखा है 300 सेंटीमीटर। तो BD का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए आप लोग लगा सकते हैं एक चीज, क्या लगा सकते हैं, मैंने बताया था आप लोगों के लिए कंसेप्ट कि AC क्या होगा, AC अपॉन क्या मैंने बताया था AG लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? इक्वल टू मैं कहूँ BD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं BH लिख सकते हैं। अब देखिए AC कितना है 40 है, इस BH को उधर लेके जाएं तो कितना हो जाएगा 300, और AG आपका कितना हो जाएगा 60 40 100 और 50 150 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा BD, यानी कि 50 दूना 300, यानी कि BD इक्वल टू कितना आ गया 80, यानी कि ये हो गया आपका 80, और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 120, और ये कितना हो जाएगा 100। देखिए कैसे ये डबल हो रहा है इसका, यानी 40 का 80, 60 का 120, 50 का कितना हो जाएगा 100। ठीक, अब देखिए 120 और 100 कितना हो गया 220, और 80 कितना हो जाएगा 300, टोटल हो गया। बताइए, तो BD फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। और आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन दे देता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहां दिया हुआ है ये दिया हुआ है D है, ये E है, और ये C है, और ये B है, और ये A है। ठीक, इसमें ये दिया हुआ है आपका 7x, ये दिया हुआ है 9x, और ये दिया हुआ है आपका 6x दिया हुआ है। तो x एक संपूरक है, क्या है x आपका एक संपूरक है, संपूरक है। तो x का ही मान निकालना है, यानी कि जितने भी एंगल इसमें देख रहे हैं जो x के फॉर्म में है, इन सारे एंगलों का मान निकालना है। या आप लोग कोई एक एंगल निकाल लीजिए, केवल आपका C एंगल निकाल लीजिए कि C एंगल क्या होगा। इसके लिए ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, इसमें से C एंगल फाइंड करना है, कोण C फाइंड करना है कि क्या होगा 128 डिग्री, दूसरा है आपका 154 डिग्री, तीसरा है आपका 148 डिग्री, और D है आपका कितना 162 डिग्री। ये फाइंड आउट करना है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन दे दूं मैं आप लोगों के लिए कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन ये है आपका,
दो पैरेलल लाइन है और इनके बीच जो है कि ये एंगल बन रहा है, यानी कि 2x प्लस 150 और ये एंगल दे रखा है आपका कितना 125 डिग्री और ये आपका दे रखा है 40 डिग्री, यानी कि ये हो गया CD और ये हो गया AB। ठीक, तो x का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि x डिग्री इक्वल टू क्या होगा। ठीक, तीसरा मैं बात करूं कि तीसरा को क्या है, किस तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये आप लोगों को करना है, ये O पॉइंट है, ये 2z है और ये 3z है और ये 4z है, तो ये रहा A पॉइंट और ये रहा O और ये रहा आपका B पॉइंट। तो इसमें z का वैल्यू निकालना है कि z इक्वल टू कितना डिग्री होगा। ठीक, तो ये फाइंड आउट करना है। तो आज के लिए आप लोगों को लिए जो है कि 3 क्वेश्चन दे दिया हूं मैं और तीनों को आप लोगों को करना है। बाकी मैं तो कल बताऊंगा कि इन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।